प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से YouTube चैनल MDS लर्निंग पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 12 का फिजिक्स खंड ख प्रकाशिकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशिकी होता क्या है, इसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों तथा उसके प्रभावों के बारे में जानते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। तो अगर हम प्रकाशिकी के बारे में बात करें तो प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 किरण प्रकाशिकी, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रे ऑप्टिक्स। नंबर 2 है तरंग प्रकाशिकी, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेव ऑप्टिक्स। और नंबर 3 है क्वांटम प्रकाशिकी। अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। तो प्यारे बच्चों, प्रकाशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकीय कहलाता है। प्रकाशिकीय को 3 भागों में बांटा गया है, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी और क्वांटम प्रकाशिकी। लेकिन हमको 12 में केवल पढ़ना है किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी के बारे में। हमें यहाँ पर इसके बारे में, क्वांटम प्रकाशिकी के बारे में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किरण प्रकाशिकी क्या होता है। तो किरण प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के किरण रूप का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के किरण के रूप में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी किसे कहते हैं? प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के तरंग रूप का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। और क्वांटम प्रकाशिकी किसे कहते हैं? प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के कण रूप का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्वांटम प्रकाशिकी कहते हैं। यानी बच्चों, जो हमारा प्रकाशिकी होता है यानी प्रकाश होता है, प्रकाश या किरण रूप में, तरंग रूप में और कण रूप तीनों में पाया जाता है। तो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश के किरण रूप का अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश के तरंग रूप का अध्ययन करते हैं। और क्वांटम प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश के कण रूप का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें कक्षा 12 में केवल किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी पढ़ना है। बच्चों, अगर जो हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में पूरे प्रकाश को केवल 2 चैप्टर ही बनाया गया है। नंबर 1 किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स और नंबर 2 तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स। लेकिन अगर जो आप कोई प्राइवेट बुक रखे होंगे तो उसमें किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया गया होगा। जैसे अगर जो हम बात करें किरण प्रकाशिकी की, रे ऑप्टिक्स, अगर जो हम प्राइवेट बुक की बात करें तो इसमें पहला चैप्टर दिया है प्रकाश का
परावर्तन, कामा गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर हमको दिया है लेंस के बारे में। तीसरा चैप्टर हमको दिया है प्रिज्म के बारे में। अगला चैप्टर दिया है मानव नेत्र व दृष्टि दोष के बारे में। और नेक्स्ट चैप्टर दिया है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। तो बच्चों हमें इतने चैप्टर अध्ययन करना है किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत। अगर जो आप प्राइवेट बुक रखे हैं तो उस प्राइवेट बुक में किरण प्रकाशिकी को प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, प्रिज्म, मानव नेत्र व दृष्टि दोष, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के रूप में डिवाइड किया गया है। और अगर जो एनसीईआरटी की बुक रखे हैं तो उसमें केवल एक चैप्टर दिया है किरण प्रकाशिकी। दूसरा इसका चैप्टर है एनसीईआरटी का तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स। तो प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रकाश की प्रकृति, तथा हाइगेंस का सिद्धांत। व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। तो बच्चों अगर जो हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में पूरा जो प्रकाश है दो चैप्टरों में डिवाइड है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। लेकिन अगर हम प्राइवेट बुक की बात करें तो प्राइवेट बुक में जो किरण प्रकाश की है यह 5 चैप्टरों में डिवाइड है। नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर लेंस, तीसरा चैप्टर प्रिज्म के बारे में है और चौथा चैप्टर मानव नेत्र व दृष्टि दोष के बारे में है। और अगला चैप्टर है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। यही हम अगर जो तरंग प्रकाशिकी की बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स भी प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, इतने चैप्टरों में डिवाइड है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेसिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की, यानी प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। प्रकाश होता क्या है, लाइट। तो सबसे पहले बच्चों
ये जान लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सबसे पहले हम जान लें, अगर इसकी परिभाषा जानने से पहले, अगर जो एक कोई कमरा हो, एक कोई कमरा हो, वह चारों तरफ से बंद हो, उसमें प्रकाश ना हो और उसमें कोई व्यक्ति बैठा हो, तो क्या उसको कोई भी चीजें दिखाई देंगी? नहीं बच्चों, अगर जो कोई कमरा चारों तरफ से एकदम बंद हो, उसमें प्रकाश का एक भी कुछ भाग भी ना पहुंच पाए, तो उसमें पूरा चारों तरफ बच्चों अंधेरा रहेगा, उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ऐसे कोई लाइट लगा देते हैं, तुरंत हमको सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। यानी अगर जो हम बात करें कि प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है और जिस कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये होता है प्रकाश की परिभाषा। या फिर आप प्रकाश की डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह हिस्सा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो बच्चों, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रकाश की प्रकृति का, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति। नेचर ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला पॉइंट का हम बात करते हैं। प्रकाश जो होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। पहला पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय के रूप में संचरण करता है। बच्चों, प्रकाश जो होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, यह आज जो है पीछे अगर खंड का पढ़ाया जाएगा तो उसमें एक चैप्टर है, उसके बारे में बताया जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तो हम यहाँ पर केवल इतना ही जानेंगे, जो हमारी लाइट होती है, प्रकाश होता है, यह हमेशा सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, चलती है। जब बच्चों यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तो इसका कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य भी होगा। तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, यह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसका तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगर जो हम बात करें एक एंगस्ट्रॉम की, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नोट करिए बच्चों। दूसरे पॉइंट की बात करें बच्चों हम, तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अगर जो माध्यम है तो उसमें भी चलेगा, माध्यम नहीं है तो उसमें भी चलेगा। माध्यम जैसे बच्चों देखा जाए, जल एक प्रकार का माध्यम है, वायु एक प्रकार का माध्यम है, ये सब माध्यम होते हैं। लेकिन निर्वात यह माध्यम नहीं है। तो प्रकाश जो होता है यह निर्वात में भी चल सकता है, यानी माध्यम नहीं है तब भी चल सकता है, और माध्यम है तो उसमें भी यह गमन कर सकता है। तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, अगर जो हम माध्यम की बात करें तो माध्यम जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है?
माध्यम दो प्रकार का होता है, एक होता है पारदर्शी माध्यम और दूसरा होता है अपारदर्शी। एक होता है पारदर्शी माध्यम और नंबर दो होता है अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सकता है, उस माध्यम को हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। क्या होता है? वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम, और वह माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। जैसे हम बात करें जल, जल के आर पार हम देख, अगर जो शुद्ध साफ जल है तो उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। नंबर दो कांच, शीशा, यानी कांच जो होता है उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो यह भी क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन यह भी क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल होता है, यह भी एकदम जल के रंग का ही होता है, तो इसमें भी हम आर पार देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम जिसके आर पार न देख, जैसे लकड़ी हो जाएगा, धातु यानी कोई भी धातु, लोहा, एल्युमिनियम, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपारदर्शी माध्यम। पत्थर, सीमेंट, तो ये अपारदर्शी माध्यम। बच्चों, पारदर्शी माध्यम जो होता है वह माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं, और जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम का उदाहरण जल, जल के आर पार हम देख सकते हैं, कांच यानी शीशा के आर पार हम देख सकते हैं, और ग्लिसरीन जो एक केमिकल होता है, देखे होंगे आप लोग, तो उसके आर पार भी हम देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। और ये लकड़ी, लकड़ी के आर पार हम नहीं देख सकते बच्चों। धातु, धातु यानी लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, सोना, ये सब धातु होती हैं और इनके आर पार भी हम नहीं देख सकते, तो ये भी क्या होती हैं? अपारदर्शी होती है। पत्थर, पत्थर के आर पार हम नहीं देख सकते, ये भी क्या है? सीमेंट, इसके भी आर पार हम नहीं, यानी वस्तुएं बच्चों, वे वस्तुएं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम, और वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनके हम आर पार देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। तो बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या था? प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश जो होता है यह जल में भी चल सकता है, कांच में भी चल सकता है, लकड़ी में भी चल सकता है, धातु में भी चल सकता है, और पत्थर में भी चल सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल यह अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, यानी प्रकाश की चाल हर जगह बराबर नहीं होती है। अलग अलग माध्यम, जैसा माध्यम रहेगा उसी प्रकार से प्रकाश की चाल भी होगी। अगर जो हम बात करें प्रकाश की चाल की, तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है यह निर्वात में होती है। सबसे अधिक, सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है यह निर्वात में होती है। कितना होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
और सबसे कम जो होती है प्रकाश की चाल, सबसे कम हीरा में होती है। इसमें कितना होती है? 1.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो बच्चों प्रकाश की चाल जो होती है, आप लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अब बात करें सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, और सबसे कम प्रकाश की चाल जो होती है यह हीरा में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तथा सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में 1.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो नोट करिए इतना। चौथा पॉइंट है बच्चों, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। यानी प्रकाश की बात करें हम तो प्रकाश हमेशा बच्चों एक सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा यानी जैसे सीधी रेखा में कैसे चलती है हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों अगर जो हम बात करें तो प्रकाश जो होता है लाइट, यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है कृत्रिम प्रकाश और नंबर 2 होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल लाइट। कृत्रिम प्रकाश क्या होता है, यानी जो मानव द्वारा निर्मित, जैसे टार्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, इससे जो निकलने वाला प्रकाश होता है इसे हम कहते हैं कृत्रिम प्रकाश। यानी अगर जो हम बच्चों कोई बैटरी ले लें ऐसे, तो जब हम यहां से बटन ऐसे दाबेंगे तो बच्चों यहां से जब प्रकाश निकलता है तो ऐसे यूं निकलता है, यूं निकलता है, यूं निकलता है। कभी भी आप देखेंगे तो प्रकाश ऐसे नहीं निकलता है, कभी भी ऐसे प्रकाश नहीं निकलता बैटरी से। यानी प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सीधी रेखा में। यानी जब हम टॉर्च मारते हैं जलाते तो उससे क्या निकलता है, प्रकाश, लाइट निकलती है। तो लाइट आप देखेंगे ऐसे यूं 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 ऐसे जाता है, कभी भी ऐसे नहीं चलता है। और बच्चों दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, नेचुरल जो प्रकाश होता है यानी सूर्य की, तो ये मान लो बाबू हमारे सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता। तो बच्चों ठंडियों में तो हमें खूब आराम देते हैं, हम लोग इनको कहते हैं कि मतलब भगवान जल्दी उगिए, बहुत तगड़ा घाम करिए, लेकिन उतने ही दुखदाई है होते हैं गर्मियों में। तो बच्चों धूप में जब कोई व्यक्ति निकलता है तो ऊपर से छाता लेकर के नहीं निकलता है। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह ऊपर जब भी धूप में निकलता है तो ऐसे छाता लेकर निकलता है ऐसे। तो जब सूर्य देवता की लाइट इस पर पड़ती है ऐसे ऐसे यहाँ है, तो यहाँ से जब भी लाइट इस पर आएगी तो या तो यह लाइट इस छाते के द्वारा अवशोषित हो जाएगी, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर यहाँ से यह लाइट ऐसे परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश यहाँ से आए ऐसे और यहाँ से ऐसे मुड़ करके ऐसे यहाँ चला जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। नहीं तो छाता का मतलब क्या रह जाएगा बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो प्रकाश होता है यह एक सीधी रेखा में चलता है। नोट डाउन करिए चौथा पॉइंट, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। बच्चों पांचवा पॉइंट देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। बच्चों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल भी बदल जाती है और तरंग दैर्घ्य भी
बदल जाता है, या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका जो होता आवृत्ति और रंग नहीं बदलता बच्चों। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों चाल बदल जाता है, लेकिन इसका जो आवृत्ति होती है और रंग नहीं बदलता है बच्चों। रंग इसका तभी बदलेगा जब इसकी आवृत्ति बदलेगा। आवृत्ति पर निर्भर करता है कि रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा पॉइंट लिखिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति व रंग नहीं बदलता है। नोट करके इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे नीचे। एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता प्रश्न कि प्रकाश का रंग किसके कारण बदल जाता है। तो जब तक इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी प्रकाश की, तब तक उसका रंग नहीं बदलेगा। यानी हम लिख सकते हैं इसमें, प्रकाश का रंग का निर्धारण, प्रकाश के रंग का निर्धारण आवृत्ति के द्वारा किया जाता है। यानी अगर जो आवृत्ति बदलेगा तो कलर चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी बच्चों आगे आप लोग को प्रिज्म पढ़ाया जाएगा, तो प्रिज्म में आपको बताया जाएगा, या फिर कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो यह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। उन 7 रंगों का जो आवृत्ति होता है अलग अलग होता है, लेकिन सभी रंगों की आवृत्ति निश्चित होती है। अगर जो आवृत्ति बदल रही है तो रंग भी बदलता जाएगा। जब तक आवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक रंग नहीं बदलेगा। तो ये हो गया बच्चों आप लोग की प्रकाश की प्रकृति। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता बच्चों प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह पर पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे बच्चों मान लेते हैं हम ये कोई चिकना या चमकदार सतह ऐसे कलई किया हुआ ले रहे हैं, ये तो चमकदार सतह है। तो प्रकाश की किरण जब इस चिकने या चमकदार सतह पर पड़ती है तो यह उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती है। यानी ऐसे मान लीजिए प्रकाश ऐसे आया तो यहाँ से फिर यह उसी माध्यम में ऐसे वापस लौट जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इस पर अगर जो हम अभिलंब की बात करें, ऐसे अभिलंब की, चलिए, तो ये अभिलंब हो गया। बच्चों ये आने वाली किरण होती है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, जो परावर्तित हुई है। बच्चों इसे हम कहते हैं आपतन कोण, अंग्रेजी में कहते हैं आपतन कोण।
इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपतन कोण, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंस एंगल। अंग्रेजी में कहा जाता है आपतन कोण को इंसिडेंस एंगल। और ये होता है परावर्तन कोण। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों और इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह पर पड़ती है तो यह जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम होता है क्या होता है? देखिए बच्चों, पहला नियम यह कहता है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। तो पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या? देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल में स्थित है। तो पहला नियम लिखेंगे हम लोग आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थिर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दूसरा नियम लिख लेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब अगला वाला जो बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।